chapter is the rise of nationalism in Europe. In this we'll read about the concept of nationalism जो धीरे धीरे पूरे यूरोप में स्प्रेड हो रहा था, उसका रिजल्ट क्या हुआ, किस तरह से अलग अलग कंट्रीज फॉर्म हुआ एंड सो ऑन. सो इन 1848 फ्रेडरिक सोर्यू एक फ्रेंच आर्टिस्ट था. वो इस तरह से 4 प्रिंट बनाया, पेंटिंग बनाया अपना ड्रीम को विजुअलाइज करते हुए. उसका ड्रीम क्या था? एक डेमोक्रेटिक और सोशल रिपब्लिक्स, मतलब वर्ल्ड डेमोक्रेट्स और रिपब्लिक कंट्रीज के अंदर में कैसा होगा. तो जैसे यहाँ पर दिख रहा है अलग अलग कंट्रीज के लोग हैं, सब मार्च कर रहे हैं और जैसे एंजल्स है ऊपर में, जीसस क्राइस्ट है, एंजल्स है, ये सब ब्लेस कर रहे हैं. स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी को लोग पास करके जा रहे हैं. अलग अलग कंट्रीज का फ्लैग है. तो ये दिखा रहा है कि अलग अलग नेशन फॉर्म हो गया और सब पीस चाह रहा है, सब लिबर्टी चाहता है, सब फ्रीडम चाहता है और गॉड बहुत हैप्पी है लोगों से. तो ये इसका पेंटिंग का मीनिंग है. इसी को यहाँ पर डिस्क्राइब किया हुआ है किस कंट्री के बाद क्या आ रहा है एंड सो ऑन. यू कैन रीड दैट पार्ट ऑन योर ओन. तो चैप्टर में इस तरह का बहुत सारा कंसेप्ट हम लोग देखेंगे. अलग अलग फिलोसोफर्स क्या सोचते थे कि कंट्री कैसा होना चाहिए एंड सो ऑन. तो इन सब का ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी नेशनलिज्म फुल फॉर्म में आ चुका था. और इसका रिजल्ट क्या हुआ कि द एंड रिजल्ट ऑफ दीज चेंजेस वाज द एमर्जेंस ऑफ द नेशन स्टेट इन प्लेस ऑफ मल्टीनेशनल डायनेस्टिक एम्पायर्स ऑफ यूरोप. तो पहले जो एम्पायर था बड़ा बड़ा, अब उसके बदले नेशन स्टेट्स आने लग गया. द कंसेप्ट एंड प्रैक्टिसेस ऑफ अ मॉडर्न स्टेट का कंसेप्ट ये था कि एक सॉवरेन कंट्रोल रहेगा, मतलब एक गवर्नमेंट रहेगा जो अपने पूरे स्टेट को रूल करेगा. और नेशन स्टेट ये था कि मेजॉरिटी ऑफ द सिटीजन्स एंड नॉट ओनली रूलर्स केम टू डेवलप अ सेंस ऑफ कॉमन आइडेंटिटी एंड शेयर्ड हिस्ट्री और डिसेंट. तो मॉडर्न स्टेट में ये था कि एक रूलर रहेगा जो रूल करेगा या गवर्नमेंट रहेगा जो रूल करेगा. और नेशन स्टेट में ये था कि लोगों का रिच कल्चर रहा, पास्ट में वो लोग कॉमन एक्सपीरियंसेस शेयर किया, तो वो लोग अब एक कंट्री के अंदर रह रहे. दिस कॉमननेस डिड नॉट एग्जिस्ट फ्रॉम टाइम इमेमोरियल. जब सेम लोग स्ट्रगल कर रहे थे सपोज किसी फॉरेन कंट्री के अंडर में, और लीडर्स लोगों को इंस्पायर करते थे कि तुम सब सेम प्रॉब्लम से सफ़र कर रहे हो तो एक साथ होकर लड़ो. इस तरह से जब लोग यूनाइटेड हुए तो नेशन स्टेट्स का फॉर्मेशन हुआ. तो फर्स्ट पार्ट है इसका द फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ द नेशन. नेशनलिज्म का सबसे पहला कंसेप्ट लोगों में फ्रेंच रिवॉल्यूशन से आया. फ्रांस हम लोगों को, जैसे हम लोग लास्ट क्लास में पढ़े थे क्लास 9 में, 1789 में मोनार्की के अंडर में था. फिर इतना सारा फ्रेंच रिवॉल्यूशन के अंडर में चेंजेस आया कि मोनार्की ख़त्म हो गया और पावर लोगों के पास आया. From the very beginning, French revolutionaries introduced various measures and practices that could create a sense of collective identity amongst the French people. Nationalists ये सोचे कि लोगों में एकता होना चाहिए. तो जैसे हम लोग देखे थे कि सिटीजन्स को सिटीओन और सिटीओनी के नाम से मतलब रेफर किया जाता था. ब्रेड को सेम कर दिया था सबके लिए. इस तरह से बहुत सारा चेंजेस लिया गया था. एक नया फ्रेंच फ्लैग इंट्रोड्यूस किया गया, ट्राई कलर वॉज चूजन टू रिप्लेस द फॉर्मल रॉयल स्टैंडर्ड. स्टेट्स जनरल एक इलेक्टेड बॉडी था ऑफ एक्टिव सिटीजन्स और उसको नेशनल असेंबली के नाम से बनाया गया. एक्टिव सिटीजन्स मतलब वो सिटीजन्स जिनके पास प्रॉपर्टी है और वो वोट कर सकते हैं. नया हिम्स सॉन्ग्स वगैरह कंपोज किया गया. ओथ्स लिए लोग कि हम लोग अपने नेशन को ठीक से रूल करेंगे. और एक पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम बना. कस्टम ड्यूटीज़ और ड्यूज़ को हटाया गया और एक यूनिफॉर्म मेजरमेंट का यूनिट को अडॉप्ट किया गया. रीजनल डायलेक्ट्स वर डिस्करेज्ड एंड फ्रेंच एज इट वॉज स्पोकन एंड रिटन इन पेरिस बिकेम द कॉमन लैंग्वेज ऑफ द नेशन. कंट्री में जो अलग अलग भाषा बोलता था उसको हटाकर सब जगह फ्रेंच का यूज़ बढ़ाया गया. रिवॉल्यूशनरीज फर्दर डिक्लेयर किए कि सिर्फ हम लोगों को फ्रांस को इंडिपेंडेंट नहीं बनाना है. फ्रांस तो इंडिपेंडेंट हो गया, यूरोप के बाकी नेशन को भी हम लोगों को इंडिपेंडेंट बनाना है. और फ्रांस का ये इवेंट्स
जब यूरोप के बाकी कंट्रीज़ में पहुंचा जगह में, तो स्टूडेंट्स को, रिवॉल्यूशनरीज़ को, मिडिल क्लास मेंबर्स को ये आइडिया बहुत अच्छा लगा। वो लोग भी अपना जैकोबिन्स क्लब वगैरह सेट करने लग गए। वो लोग भी चाहते थे कि हाँ, फ्रांस के जैसे हम लोग भी इंडिपेंडेंट हो जाएं। तो फ्रेंच आर्मीज़ फिर धीरे धीरे दूसरे दूसरे जगह पर जाकर कंट्रीज़ को लिबरेट करने लग गया, जैसे हॉलैंड, बेल्जियम, स्विट्ज़रलैंड एंड मच ऑफ इटाली। इस तरह से रिवॉल्यूशनरी वॉर्स स्प्रेड होने लगा और नेशनलिज्म का कंसेप्ट स्प्रेड होने लगा। जब पहले नेपोलियन फ्रांस में रूल किया तो लोगों को ये चीज़ अच्छा लगा, क्योंकि वो बहुत सारा चीज़ अच्छा किया था। जैसे सिविल कोड ऑफ 1804 इंट्रोड्यूस किया, जिसको नेपोलियनिक कोड बोला जाता है। इसके बेसिस में जो रिच और पुअर का, रिच को जो प्रिविलेज मिलता था बेस्ड ऑन बर्थ, वो सारा हटाया गया। इक्वालिटी बिफोर लॉ सेट किया गया, राइट टू प्रॉपर्टी दिया गया लोगों को। इस तरह से बहुत सारा अच्छा मेजर्स अडॉप्ट किया गया। तो यही दूसरे दूसरे फ्रेंच कंट्रोल में भी स्प्रेड हुआ, जहाँ जहाँ फ्रेंच आर्मी था। इन द डच रिपब्लिक, इन स्विट्जरलैंड, इन इटाली एंड जर्मनी, नेपोलियन सिस्टम सिंप्लीफाइड एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स। फ्यूडल सिस्टम बंद हो गया, पेजेंट्स को स्लेवरी से छुट्टी मिला, मैनोरियल ड्यूज मतलब जो इतना दिन का मैनर के साथ उन लोगों का ड्यूज था वो सब हट गया। गिल्ड रेस्ट्रिक्शंस मतलब एसोसिएशन बनाने में जो रेस्ट्रिक्शन था वो हट गया। ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन सिस्टम इम्प्रूव हुआ। तो पेजेंट्स और वर्कर्स, बिजनेसमैन, इन लोगों को ईजी लग रहा था काम करना। तो शुरू शुरू में इन लोगों को ये फ्रीडम बहुत अच्छा लगा कि पूरे नेशन में गुड्स, सामान इधर से उधर जा पा रहा है। लेकिन जैसे जैसे धीरे धीरे एरियाज और कॉन्कर होते गया, वैसे वैसे लोगों को प्रॉब्लम्स और ज़्यादा समझ आने लगा। पहले लोगों का रिएक्शन मिक्स्ड था। कुछ लोग फ्रेंच आर्मीज़ को वेलकम कर रहे थे क्योंकि लग रहा था कि ये हम लोगों को आज़ादी दिलाएगा। लेकिन बाद में धीरे धीरे समझ में आया कि जितना पॉलिटिकल फ्रीडम, मतलब जहाँ जहाँ फ्रीडम कुछ कुछ मिल भी रहा है, वहीं दूसरी ओर लोगों से फ्रीडम छीना भी जा रहा है। जितना जैसे वेट मेजरमेंट यूनिफॉर्म हो गया, ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन अच्छा हो गया, लेकिन बदले में क्या हुआ, टैक्स बढ़ गया। क्योंकि फ्रेंच आर्मी को सब जगह रूल करना था, सब जगह कैप्चर करना था, तो उसमें बहुत खर्चा है, तो टैक्स बढ़ गया। सेंसरशिप हो गया, मतलब बिना कुछ गवर्नमेंट के परमिशन के पब्लिश नहीं किया जा सकता है। फ्रेंच आर्मी में ज़बरदस्ती का एडमिशन करवाने लगा लोगों का कि तुमको भर्ती होना ही पड़ेगा क्योंकि आर्मी ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए। तो जितना उन लोगों को फ़ायदा नहीं हुआ, बाद में समझ में आया कि उतना हम लोगों को लॉस हो रहा है फ्रेंच के आने से। नेक्स्ट इज द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। जो आज हम लोग जानते हैं कि यूरोप में जर्मनी, इटाली, स्विट्ज़रलैंड इस तरह से अलग अलग है, तो पहले ये सब कुछ मोनार्की के अंडर में था। वो कुछ एक कॉमन कल्चर के ऊपर नहीं था। जैसे एक किंगडम है तो उसमें अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग हैं, कितने लोग हैं कि आपस में कोई कॉमन कैरेक्टर नहीं है, कोई कॉमन कल्चर नहीं है, कुछ नहीं है। एकदम दूर दूर से भी स्प्रेड हुआ हुआ लोग एक किंगडम के अंदर में था। तो इससे लोगों में यूनिटी नहीं था, बस किंग जितना कैप्चर करते जा रहा है वो हो गया। जैसे यहाँ पर बहुत सारे एग्जाम्पल लिखा है। ईस्टर्न एंड सेंट्रल यूरोप वेयर अंडर ऑटोक्रेटिक मोनार्कीज, और जिसके अंडर में बहुत डाइवर्सिटी था। उन लोगों को कोई कलेक्टिव आइडेंटिटी या कॉमन कल्चर नहीं था, अलग अलग लैंग्वेज बोलते थे, डिफरेंट एथनिक ग्रुप्स को बिलोंग करते थे। जैसे द हैब्सबर्ग एम्पायर ऑस्ट्रिया और हंगरी के ऊपर, मतलब उस एरिया में रूल करता था। इसमें अल्पाइन रीजन था, ऑस्ट्रिया, सुडेटनलैंड, बोहेमिया था, जहाँ पर रिच पीपल मतलब एरिस्टोक्रेसी जर्मन बोलते थे। उसमें इटालियन बोलने वाला भी लोग थे। इन हंगरी हाफ ऑफ द पॉपुलेशन स्पोक मैग्यार, और जो दूसरा पॉपुलेशन था वो अलग अलग लैंग्वेज बोलता था। तो लोगों में कोई कॉमनैलिटी नहीं था। इस वजह से पॉलिटिकल डिसयूनिटी बहुत था। सिर्फ इन लोगों में कॉमन क्या था कि इन लोगों का एम्परर सेम था। तो अब इस तरह का जो स्टेट है, इसमें अब नेशनलिज्म का कंसेप्ट लाना कितना डिफिकल्ट बात है, क्योंकि इन लोगों में कोई कॉमन स्पिरिट ही नहीं है, कोई कॉमन कल्चर नहीं है, तो इन लोगों में अपना कंट्री के प्रति प्यार क्यों आएगा। द एरिस्टोक्रेसी एंड द न्यू मिडिल क्लास। सोशली और पॉलिटिकली एरिस्टोक्रेसी डोमिनेंट क्लास था, रिच था, पॉलिटिकल पावर ज़्यादा था।
में ये इसमें मतलब काफ़ी कम पॉपुलेशन था जो एरिस्टोक्रेट था, लेकिन जितना था वही मैक्सिमम ज़मीन और प्रॉपर्टीज़ ओन करता था। वो लोग फ्रेंच बोलते थे और उन लोगों का फैमिलीज़ मतलब आपस में वो लोग शादी करता था क्योंकि पैसा पैसा वाला घर कुछ सब चाहिए। दिस पावरफुल एरिस्टोक्रेसी वॉज हाउएवर न्यूमेरिकली अ स्मॉल ग्रुप, क्योंकि जो मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन था वो पेजेंट्री था, स्मॉल स्केल, सब गरीब थे। टू द वेस्ट द बल्क ऑफ द लैंड वॉज फॉर्म्ड बाई टेनेंट्स एंड स्मॉल ओनर्स। वेस्टर्न साइड ऑफ यूरोप में ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीन पेजेंट्स प्लॉ करते थे और एग्रीकल्चर के अंडर में था। टू द वेस्ट द बल्क ऑफ द लैंड वॉज फॉर्म्ड बाई टेनेंट्स एंड वाइल इन ईस्टर्न एंड सेंट्रल यूरोप द पैटर्न ऑफ लैंड होल्डिंग वॉज कैरेक्टराइज्ड बाई वास्ट स्टेट्स विच वर कल्टिवेटेड बाई सर्फ्स। तो सर्फ्स क्या है? वही बॉन्डेड लेबर वाला सिस्टम था। तो स्लेवरी उस साइड में ज़्यादा था। ईस्टर्न और सेंट्रल यूरोप में स्लेव्स लैंड में काम करते थे और वेस्टर्न यूरोप में पेजेंट्स। वेस्टर्न और सेंट्रल यूरोप में इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन बढ़ने लग गया तो टाउन्स का ग्रोथ बढ़ने लग गया। एक कमर्शियल क्लास इससे इंट्रोड्यूस हुआ, मिडिल क्लास। इंडस्ट्रियलाइजेशन बिगेन इन इंग्लैंड इन द सेकेंड हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी। फ्रांस और जर्मनी में उसके बाद ही हुआ। तो एक नया वर्किंग क्लास पॉपुलेशन आया जो मिडिल क्लास था। इसमें कौन लोग थे? इंडस्ट्रियलिस्ट थे, मतलब ना वो गरीब हैं ना वो अमीर है, जैसे बिजनेसमैन, प्रोफेशनल्स अलग अलग और इंडस्ट्रियलिस्ट्स। इन सेंट्रल एंड ईस्टर्न यूरोप ये स्मॉल नंबर में थे और इट वॉज अमंग द एजुकेटेड लिबरल मिडिल क्लासेज दैट द आइडिया ऑफ नेशनल यूनिटी फॉलोइंग द एबॉलिशन ऑफ एरिस्टोक्रेटिक प्रिविलेजेस गेन्ड पॉपुलैरिटी। तो ये जो मिडिल क्लास था ना, इन लोगों में एक यूनिटी का सेंस था कि अपने कंट्री को हम लोगों को फ्री करवाना है ये रिच पीपल से, एरिस्टोक्रेट से। उन लोगों को जो इतना फैसिलिटीज बाय बर्थ मिला है ये हटना चाहिए। तो यहाँ से नेशनलिज्म का स्पिरिट शुरू हुआ। What did liberal nationalism stand for? Ideas of national unity in early 19th century Europe were closely allied to the ideology of liberalism. Liberalism का था लैटिन वर्ड है लिबर, जिसका मीनिंग होता है फ्री। तो लिबरलिज्म पहले मिडिल क्लास के लिए था कि फ्रीडम फॉर द इंडिविजुअल, लॉ के सामने सब इक्वल हो, गवर्नमेंट हम लोग फॉर्म करेंगे। फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद से लिबरलिज्म का मीनिंग थोड़ा और चेंज हो गया कि ऑटोक्रेसी एकदम हट जाना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, पार्लियामेंट होना चाहिए। इक्वालिटी बिफोर द लॉ डिड नॉट स्टैंड नेसेसरली फॉर यूनिवर्सल सफरेज। आज अगर हम लोग बोलेंगे कि फ्रीडम होना चाहिए तो हम लोगों के लिए मेन और वीमेन दोनों को मिलना चाहिए फ्रीडम। लेकिन पहले के जो लिबरल्स थे, जब वो लोग ये बोल रहे हैं कि हम लोगों को पॉलिटिकल फ्रीडम चाहिए, तो उसमें वो लोग विमेन को नहीं इंक्लूड कर रहे थे। जैसा कि हम लोग फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम पे देखे हैं कि जब वोटिंग राइट्स मिला तभी भी सारे मेन को नहीं मिला था, सिर्फ वो मैन जिनके पास प्रॉपर्टी है उनको मिला। फिर जैकोबिन्स के अंडर में सारे एडल्ट को मिला था, लेकिन उसमें भी विमेन को नहीं मिला था। और नेपोलियनिक कोड के अंडर में फिर से विमेन को माइनर स्टेटस में डाल दिया गया था। तो इस तरह से 19th और अर्ली 20th सेंचुरी में विमेन और नॉन प्रॉपर्टीड मेन को वोटिंग राइट्स नहीं मिलता था और इक्वल पॉलिटिकल राइट्स नहीं मिलता था। इन इकोनॉमिक स्फीयर लिबरलिज्म का मतलब था फ्रीडम ऑफ मार्केट। स्टेट जो इतना अलग अलग रेस्ट्रिक्शन लगा रखा है मूवमेंट ऑफ गुड्स में, वो हटना चाहिए। इस तरह से अलग अलग टैक्स नहीं भरेंगे। तो ये था लोगों के माइंड में कि अगर इकोनॉमिक फ्रीडम है तो ये सारा रूल्स हटना चाहिए। जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल है, जर्मन स्पीकिंग रीजन्स इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी का एक एग्जाम्पल है। नेपोलियंस एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स had created out countless small principalities, a confederation of 39 states. तो नेपोलियन के अंडर में 39 छोटा छोटा स्टेट्स था। सब स्टेट का अपना करेंसी, अपना यूनिट ऑफ वेट और मेजर था। तो अब एक मर्चेंट अगर अपना सामान बेचने के लिए हैम्बर्ग से न्यूरेमबर्ग जा रहा है तो उसको 11 स्टेट्स क्रॉस करना पड़ेगा। तो इसका मतलब 11 कस्टम बैरियर्स, कस्टम ड्यूटी उसको देना पड़ेगा, और सब में कस्टम ड्यूटी 5% था। और कस्टम ड्यूटी जनरली वेट मेजर करके लिया जाता है।
अब सबका वेट करने का मेजर अलग अलग है। तो जैसे स्टैंडर्ड यूनिट था LA, तो अब LA फ्रैंकफर्ट में 1 LA मतलब 54.7 सेंटीमीटर है, लेकिन न्यूरेमबर्ग में वो 65.6 है, फ्रीबर्ग में वो 53.5 सेंटीमीटर है। तो फिर सब में सबके हिसाब से टोटल लेंथ अलग अलग हो जा रहा है, तो टैक्स भी अलग अलग होगा। तो ये सब कैलकुलेशन में बहुत टाइम वेस्ट होता था, बहुत रुपया वेस्ट होता था। फिर करेंसी को कन्वर्ट करो, तो इससे क्या है ना, लोग दूसरे दूसरे जगह पे सामान को बेच नहीं पा रहे थे। तो ये एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट में रुकावट था। In 1834, a customs union or Zollverein was formed at the initiative of Prussia and joined by most of the German states. ये चाहते थे कि इस तरह से जो टैरिफ बैरियर्स हैं ये हटे, और ये एक्चुअली में हटकर 30 से सिर्फ 2 हुआ। रेलवेज स्प्रेड हुआ, तो इससे फर्दर सामान भेजना इजी हुआ। तो इससे लोगों में एक इकोनॉमिक नेशनलिज्म स्प्रेड हुआ। इकोनॉमिक नेशनलिज्म मतलब बिजनेस करते करते सारा बिजनेस वालों में, बिजनेसमैन में, अलग अलग मर्चेंट्स में यूनिटी आया। तो नेशनलिज्म कितना तरह का होता है वो हम लोगों को समझ आ रहा है। अ न्यू कंजर्वेटिज्म आफ्टर 1815। Following the defeat of Napoleon in 1815, European governments were driven by the spirit of conservatism. यूरोप गवर्नमेंट चाहता था कि डेवलपमेंट हो, लेकिन धीरे धीरे हो। वो लोग ये नहीं बोलते थे कि पहले जैसे राजा लोग थे उस तरह से हम लोग वापस रूल करना चाहिए, लेकिन उन लोगों का था कि एक ऑटोक्रेटिक पावर होना ज़रूरी है। वो लोग ये नहीं बोल रहे थे कि प्री रिवॉल्यूशनरी डेज पर चले जाओ। उन लोगों का कि थोड़ा लोगों को राइट मिलना चाहिए, मॉडर्न तरीका से चलेंगे क्योंकि उससे ज़्यादा यूनिटी रहेगा, आर्मी मॉडर्न रहेगा, इकोनॉमी मॉडर्न रहेगा, फ्यूडलिज्म हटा दो, सर्फडम हटा दो, स्लेवरी हटा दो, लेकिन जो रिच पावर्स, जो रिच फैमिलीज है वो लोग को रूल करने दो। तो इन 1815 द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द यूरोपियन पावर्स, ब्रिटेन, रशिया, प्रूशिया, ये सब मिलकर, जो सब मिलकर नेपोलियन को हराया था, ये लोग वियना में मिलकर कांग्रेस बनाए। द कांग्रेस वॉज होस्टेड बाय द ऑस्ट्रियन चांसलर ड्यूक मेटरनिच, और ट्रीटी ऑफ वियना वहां पर साइन किया गया। बर्बन डायनेस्टी जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन के टाइम पे हटा दिया गया था वो रिस्टोर हुआ, और नेपोलियन के अंडर में फ्रांस जो टेरिटरीज गेन किया था वो वापस छोड़ना पड़ा उसको। फ्रांस के आसपास बहुत सारा बाउंड्री सेट कर दिया गया ताकि वो इस तरह से फ्यूचर में एक्सपैंड ना करे। दस द किंगडम ऑफ नीदरलैंड, जहाँ पर बेल्जियम भी था, वो नॉर्थ में सेट किया गया। जियोना वॉज एडेड टू द पिडमोंट इन साउथ। प्रूशिया को नया टेरिटरीज दिया गया। इस तरह से पूरा वापस से मैप नया बना। रशिया को पोलैंड का हिस्सा दिया गया, और प्रूशिया वॉज गिवन अ पार्ट ऑफ पोर्शन ऑफ सैक्सोनी। मेन इंटेंशन गवर्नमेंट का ये था कि जो मोनार्की सिस्टम पूरा हट चुका था वो वापस से आ जाए, लेकिन ये न्यू कंजर्वेटिव ऑर्डर था क्योंकि इसमें पूरा पुराने जैसा सिस्टम नहीं था। लेकिन फिर भी सेम चीज़ था कि वो लोग क्रिटिसिज्म टॉलरेट नहीं करते थे, जो उनके अगेंस्ट बात करता था उसको हटा दिया जाता था। फिर से सेंसरशिप लॉज लग गया कि न्यूज़पेपर, बुक्स में जो भी है वो सब में बिना परमिशन के पब्लिश नहीं किया जा सकता। लिबर्टी और फ्रीडम का आइडियाज़ फिर से वैसे ही रोका जाने लगा। द मेमोरी ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन नंदलेस कंटिन्यू टू इंस्पायर लिबरल्स। लेकिन लिबरल्स के माइंड में था कि जिस तरह से फ्रेंच रिवॉल्यूशन में हम लोग किए थे उस तरह से वापस से हम लोग फिर से फ्री होंगे। द रिवॉल्यूशनरीज ड्यूरिंग द ईयर्स फॉलोइंग 1815 द फियर ऑफ रिप्रेशन ड्रोव मेनी लिबरल नेशनलिस्ट्स अंडरग्राउंड। तो जो भी नेशनलिस्ट थे वो लोग डर के छुप रहे थे क्योंकि उन लोगों को डर था कि जो नया कंजर्वेटिव गवर्नमेंट है ये जेल में डाल देगा, मरवा देगा, इस तरह से। तो वो लोग सीक्रेट सोसाइटीज़ फॉर्म करने लगे, छुप छुप के काम करने लगे, लोगों को ट्रेन करने लगे। मोस्ट ऑफ दीज रिवॉल्यूशनरीज ऑल्सो सॉ द क्रिएशन ऑफ नेशन स्टेट्स एज अ नेसेसरी पार्ट ऑफ दिस स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। लिबरलिस्ट्स ये सोचते थे, रिवॉल्यूशनरीज, कि नेशन स्टेट्स फॉर्म करना पड़ेगा, मतलब उस तरह का स्टेट जहाँ सारे लोगों में कुछ कॉमनलिटी हो ताकि अपने कंट्री के प्रति उन लोगों में प्यार हो।
इसी तरह का एक इटालियन रिवॉल्यूशनरी था ग्योसेप मजीनी, जिसका बर्थ हुआ था जिनोआ में। वो एक सीक्रेट सोसाइटी का मेंबर बना, कार्बोनरी। 24 ईयर्स का था जब उसको एग्जाइल के लिए भेज दिया गया। एग्जाइल मतलब उसको अपनी कंट्री से निकाल दिया गया। और वो एक सोसाइटी, सीक्रेट सोसाइटी फाउंड किया, यंग इटाली इन मार्सेलिस, यंग यूरोप इन बर्न। इस तरह से यूथ जो भी थे वो लोग इस सोसाइटीज़ को ज्वाइन करते थे। मजीनी बिलीव्स दैट गॉड हैड इंटेंडेड नेशंस टू बी द रूरल नेचुरल यूनिट्स ऑफ मैनकाइंड। जो इस तरह से अलग अलग जगह को राजा लोग कैप्चर कर ले रहा था और रूल कर रहा था, मजीनी के अकॉर्डिंग ऐसा नहीं होना चाहिए था। जो लोगों में कुछ कॉमनलिटी है वो लोगों को साथ में रहना चाहिए था। तो उसका आइडिया था कि इटाली को इस तरह से फ्री करवाना है। फॉलोइंग हिज मॉडल, सीक्रेट सोसाइटीज वर सेटअप इन जर्मनी, फ्रांस, स्विट्जरलैंड, पोलैंड। मजीनी का रिलेंटलेस अपोजिशन से मोनार्की भी डर गया था, और मोनार्की मेटरनिक डिस्क्राइब्ड हिम एज द मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ आवर सोशल ऑर्डर। तो इस तरह से आइडियाज स्प्रेड हो रहा था। फिर इसके आगे क्या हुआ, विल सी दैट इन द नेक्स्ट वीडियो।